सुबह के 5 बजे फोन की घंटी बजी। नैना ने हड़बड़ाकर फोन उठाया। नैना, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। उन्हें आकर देख जाओ और हो सके तो साथ ले जाओ। मेरी भी अब उम्र हो रही है बेटा। घर गृहस्थी तुम्हारे भाई भाभी संभालते हैं। तुम्हारी चाची के जाने के बाद इस घर में मेरी कितनी चलती है ये तुम जानती हो। नारायण बाबू अपनी भतीजी नैना से कहते हैं। नैना बोली, चाचा जी आखिर बात क्या है, साफ साफ बताइए। बेटा, भाई साहब की देखभाल करना अब हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। बच्चों पर मैं खुद बोझ हूँ, फिर मैं भाई साहब का बोझ कैसे उठा सकता हूँ। अब अपनी जिम्मेदारी संभाल लो और मुझे माफ करो। नैना बोली, क्या बात है चाचा जी, ऐसा क्या हो गया कि बाबूजी को आप वहां से ले जाने की बात कर रहे हैं। आप जानते तो हैं उनके प्राण उसी गांव में बसते हैं। माँ के जाने के बाद बाबूजी ने गांव में रहने का फैसला किया और खेती बाड़ी घर सब कुछ आप ही तो आज तक देखते आए हैं। मैं और राजीव भैया तो कुछ जानते भी नहीं हैं, इसीलिए कभी हमने दखलंदाजी भी नहीं की। फिर क्या बात हो गई। नैना के पिता नरेंद्र बाबू और चाचा नारायण बाबू दोनों भाई हैं। नरेंद्र बाबू नौकरी करते थे। दोनों बच्चों नैना और राजीव के विवाह के 2 साल बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया, तो वो बच्चों के पास ना रहकर अपने गांव के घर में रहने लगे। वहां काफी संपत्ति थी। अब पिता के खाने पीने का ख्याल चाचा और उनके परिवार वाले रखते थे, इसलिए नैना और राजीव कभी दखलंदाजी नहीं करते थे। खेती बाड़ी से जो भी आता नारायण बाबू के खाते में जाता। यहाँ तक कि नरेंद्र बाबू के कहने पर 6 महीने पहले ही नैना और राजीव ने अपने हिस्से की जमीन भी नारायण बाबू के नाम पर औने पौने दाम पर कर दी, ताकि पिता की देखभाल में उनके चाचा के पैसे ना खर्च हो। नैना के पति एक नामी गिरामी डॉक्टर थे और नैना का भाई राजीव एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। उसकी पत्नी रेनू एक उच्च वर्गीय परिवार से आई थी, जो अपनी ही दुनिया में रहती थी। उसे ना तो किसी का हस्तक्षेप पसंद था और ना ही पारिवारिक पचड़ों में पड़ती थी। 1 घंटे बाद नैना ने राजीव को फोन किया और सारी घटना बताई। राजीव बोला, अभी तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है। नैना बोली, फुर्सत निकालनी ही होगी और हमें कल सुबह ही निकलना है। चाचा जी ने दबाव देकर कहा है कि आकर देख जाओ। आखिरकार राजीव को मानना पड़ा। अगली सुबह दोनों भाई बहन गांव के लिए निकले। रास्ते में राजीव को परेशान देख नैना बोली, परेशान मत हो, एक बार डॉक्टर से उन्हें दिखा देंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। राजीव झल्ला कर बोला, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, एकाएक क्या हो गया। कुछ साल और अगर वो लोग देखभाल कर लेते तो क्या बिगड़ जाता। अपनी जमीन कितने कम दामों में हमने उन्हें दे दी, यही सोचकर कि वे लोग बाबूजी का ख्याल रखेंगे। अपना मतलब निकल गया तो हो गए रिश्ते खत्म। नैना बोली, छोड़ो ना, पुरानी बातों को याद करने से क्या फायदा होगा। शायद बाबूजी आखिरी वक्त में अपने बच्चों के साथ रहना चाहते होंगे। राजीव उत्तेजित होकर बोला, दीदी आपके लिए कहना बहुत आसान है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अरे जीजा जी के पास अथाह पैसे हैं, अगर ऐसी नौबत आएगी तो आप ही बाबूजी को अपने पास रख लेना। आप रेनू का स्वभाव जानती है, उसने तो साफ साफ मना कर दिया है और 3 कमरों के घर में मैं उन्हें कहाँ रखूंगा। वैसे बाबूजी ने जितना मुझ पर खर्च किया उतना ही आप पर भी किया है। नैना मुस्कुराकर बोली, राजीव तुम भूल रहे हो, बाबूजी को रिटायरमेंट में जो पैसे मिले थे उन्होंने उन्हें हम दोनों में आधा आधा किया था। उस वक्त तुमने खुशी से कहा था कि बाबूजी जब भी कोई दिक्कत होगी याद कर लीजिएगा। अभी हाथ थोड़ा तंग चल रहा है, छोटे से घर में रहना मुश्किल हो रहा है। ये सुनकर मैंने अपने हिस्से के पैसे भी तुम्हें दे दिए थे, याद है कि भूल गए। राजीव ने गुस्से में मुंह घुमा लिया। नैना बोली, अपनी जिम्मेदारी से तुम मुंह नहीं फेर सकते हो। मैं तो कम से कम साल में एक बार गांव जाती भी थी, तुम तो कभी झांकने तक नहीं गए। तुम चिंता मत करो, ऐसी परिस्थिति आई तो मैं उन्हें अपने साथ रख लूंगी। नैना ने मन ही मन सोचा, पति इतने बड़े डॉक्टर हैं, दुनिया का इलाज करते हैं, क्या वृद्ध ससुर को आश्रय नहीं दे सकते हैं। सफर खत्म हुआ, वो गांव पहुंचे। नरेंद्र बाबू को देखकर नैना की आंखें भर आई। हट्टे कट्टे नरेंद्र बाबू सूख कर कांटा हो गए थे। वो पिता के गले लगकर बोली, बाबूजी 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि आपकी हालत इतनी दयनीय हो गई। पहले फोन करवा देते, मैं चली आती। पिता थरथराती आवाज में बोले, बेटा तुम दोनों का अपना जीवन है, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। फिर बड़े शहर में परेशानियां भी कम नहीं होती।
पर अब शायद मैं इन लोगों के लिए भी बोझ बन गया हूं। नैना ने पिता को आश्वासन दिया और अगली सुबह उन्हें लेकर वापस निकल गई। अगले दिन नैना अपने पति सागर से बोली, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब थी, आप यहां थे नहीं, तो मैं गांव जाकर उन्हें यहां ले आई। सागर अचानक गुस्से में बोला, यहां ले आई? क्या मतलब है? तुमने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? इतना बड़ा घर मैंने खुद के लिए बनाया है, कोई वृद्धाश्रम नहीं खोला है, और तुम्हारे पिता की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई पर है। जब पैसे लेने की बात आई थी तो कैसे नाटक करते हुए राजीव ने सारे पैसे ले लिए थे, और तुम भी तब दानवीर कर्ण बनकर अपने पैसे उसे दे आई थी। मैं पैसे अपने और अपने बच्चों के लिए कमाता हूं, दान करने के लिए नहीं। सागर के इस रूप को देखकर नैना हैरान थी। जो इंसान अनजान की सेवा और इलाज करता है, उसके मन में और घर में अपने ससुर के लिए ही जगह नहीं थी। सागर जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहा था। नैना हाथ जोड़कर बोली, जरा धीरे बोलिए, अगर बाबूजी ने सुन लिया तो वो जीते जी मर जाएंगे, आखिर उनका भी सम्मान है। सागर बोला, अगर सम्मान है तो बेटे के घर जाकर रहें, बेटी के घर क्यों चले आए? तुम कमाती नहीं हो, मेरी कमाई पर रहती हो, तो निर्णय लेने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। इतना कहकर सागर वहां से उठकर चला गया। नैना को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पति की वो इतनी इज्जत करती थी कि वो लोगों की सेवा करते हैं, आज वो क्षण भर में उसकी नजरों से गिर गए। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने अपने भाई और पति पर इतना भरोसा किया ही क्यों? आखिर क्यों उसने अपने पैसे अपने भाई को दे दिए? बच्चे के जन्म के समय सागर ने कहा था कि तुम आराम से घर में रहो, अब तुम्हारी सब जिम्मेदारियां मैं पूरी करूंगा। गलती की थी नैना ने, जो पति की बात पर भरोसा कर लिया था। नैना पूरी रात इसी उधेड़ बुन में थी कि आखिर किससे मदद मांगे वो। उसके अकाउंट में पैसे तो थे, परंतु बिना पति की इजाजत के वो उन्हें खर्च नहीं कर सकती थी। एक बार उसने सोचा अपने भाई को बोले कि जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे मुझे वापस कर दो। यही सोचते सोचते नैना सोफे पर बैठी बैठी कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। अगले दिन नौकरों के साथ मिलकर नैना ने सबके लिए नाश्ता बनाया। सागर नाश्ता करके नैना से बिना बात किए ही हॉस्पिटल चला गया। फिर भी नैना मुस्कुराते हुए अपने पिता के लिए सादा नाश्ता लेकर उनके कमरे में गई। वो देखकर हैरान हो गई कि नरेंद्र बाबू अपना सामान समेट रहे थे। नैना बोली, बाबूजी, आप सामान क्यों समेट रहे हैं? कल ही तो आप आए हैं। नरेंद्र बाबू मुस्कुराकर बोले, बेटा, मेरी वजह से अपनी गृहस्थी खराब मत करो। मैं कब तक हूं नहीं हूं कोई नहीं जानता। मैंने एक वृद्ध आश्रम में बात की है, वो लोग मुझे वहां रखने के लिए तैयार हैं। बस इतना करो कि मुझे वहां पहुंचा दो। मैं यहाँ के रास्ते भी नहीं जानता हूं। नैना अपने पिता के गले लग फूट फूट कर रोई और बोली, बाबूजी, हम लड़कियों को ही ये सब देखना क्यों पड़ता है? मैं आपसे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। जब ऊपर जाऊंगी तो माँ को क्या जवाब दूंगी? आखिर में नैना करती भी क्या, उसने टैक्सी बुलाई और पिता को वहां तक छोड़ कर आई। नरेंद्र बाबू नैना से बोले, परेशान मत होना बेटा, कई बार परिस्थितियां हमारे बस में नहीं होती है। यहाँ मेरे जैसे कितने ही लोग होंगे, मैं समय काट लूंगा। मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू कभी नहीं आने चाहिए। इतना कहते हुए नरेंद्र बाबू चुपचाप लड़खड़ाते कदमों से किसी और का सहारा लेकर वृद्ध आश्रम के अंदर जा रहे थे। नैना अंदर ही अंदर रो रही थी, मानो वो पिता को आखिरी बार देख रही हो। राजीव ने एक बार भी नैना को फोन करके नहीं पूछा कि बाबूजी कैसे हैं। नैना चुपचाप 3 दिन तक घर में पड़ी रही, न ठीक से खाती न किसी से बात करती, और इन सब बातों से सागर को कोई फर्क नहीं पड़ा। नैना वृद्धाश्रम फोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वो अंदर ही अंदर इतनी ग्लानि महसूस कर रही थी कि एक बेटी क्या इतनी असहाय हो जाती है कि अपने पिता को भी आश्रय नहीं दे सकती। जो पति आज उसके पिता के लिए नहीं है, क्या कल को वो अपनी पत्नी के सम्मान के लिए कुछ कर पाएगा? इन्हीं सब सवालों से नैना परेशान थी। चौथे दिन करीब 11 बजे वृद्धाश्रम से फोन आया कि नरेंद्र बाबू अब इस दुनिया में नहीं रहे। नैना को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसने सोचा, सागर रात से पहले घर नहीं आएंगे, बच्चे दोपहर तक आएंगे। उसने नौकरों से कह दिया और वो पिता के अंतिम दर्शन के लिए वृद्धाश्रम की ओर चली गई। रास्ते में नैना के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो मन ही मन सोच रही थी कि काश राजीव ने बाबूजी को कुछ दिन अपने पास रख लिया होता।
तो उनकी मौत ऐसे नहीं होती। काश सागर एक मरीज समझकर ही बाबूजी को अपने घर में आश्रय दे देता तो उसके पैसे कम नहीं हो जाते और आज वो अनाथ नहीं होती। जैसे ही नैना वहां पहुंची, वृद्ध आश्रम के मैनेजर ने कहा, इनके परिवार की लिस्ट में बेटा बहू बेटी दामाद सब हैं, फिर आप अकेली कैसे आई हैं? इनकी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? नैना बोली, आत्मा को शांति तो उन्हें 3 दिन पहले ही मिल गई थी, जब उन्हें यह समझ में आ गया था कि दुनिया में सारे रिश्ते बेईमान होते हैं। जाने समय कोई अपना नहीं होता है। हाँ, परमात्मा से इतनी विनती जरूर है, उनके जैसे बच्चे भगवान किसी को ना दे। मैं इनकी बेटी हूं और इनका कोई नहीं है। आपको जो भी करना है मुझे कहिए, मैं करूंगी। तभी मैनेजर ने उसे एक लिफाफा दिया जिसमें नरेंद्र बाबू ने लिखा था, बेटा, इस दुनिया में जब तक अपने बल पर हो तभी तक कोई भी रिश्ता तुम्हें पूछेगा। मैं चाहता हूं एक बार फिर तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। जब जीते जी मैंने अपनी बेटी को इज्जत से जीना सिखाया, तो मरने के बाद मैं उसे कैसे किसी और के भरोसे छोड़ सकता हूं? मेरे बचे हुए पैसे और गांव के घर को बेचकर तुम अपने लिए कुछ करो, ताकि अपने फैसले तुम खुद ले सको और इस संपत्ति में तुम्हारे भाई का कोई हिस्सा नहीं होगा। सदा खुश रहो मेरी बच्ची। पिता के एक एक शब्द ने मानो नैना में हौसला भर दिया हो। नैना ने राजीव को और सागर को अपने पिता की मौत की खबर दी, परंतु उसने पिता का दाह संस्कार खुद किया और राजीव को इससे बेदखल किया। कुछ वक्त बाद अपने पिता की अंतिम इच्छा उसने इस तरह पूरी की। उसने गांव का घर अच्छे दामों में बेच दिया। फिर शहर में उसने अपने लिए एक छोटा सा घर लिया और फिर सागर से उसने तलाक लिया। जब सागर ने नैना से माफी मांगी तो नैना बोली, मेरे पिता को लौटा दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। राजीव से भी उसने सारे रिश्ते तोड़ दिए। नैना अपने बच्चों के साथ रहने लगी और अपना काम शुरू किया। सागर से उसने अपने बच्चों का हक लिया। अब वो एक आत्मनिर्भर नारी थी जिसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। दोस्तों, क्या विदाई के बाद बेटी अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर सकती? एक लड़की शादी के बाद जहां ससुराल पक्ष की देखभाल कर सकती है, तो अपने पिता की देखभाल क्यों नहीं कर सकती? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।